चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लिया होता है बताओ। यस सर। न्यूक्लियस का ही प्लूरल वर्ड है न्यूक्लियाई, है ना। सिंगुलर क्या होता है? न्यूक्लियस, उसी का होता है प्लूरल न्यूक्लियाई होता है। यानी एक से ज्यादा न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि सारे एटम के न्यूक्लियस के बारे में हम स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? सारे न्यूक्लियस के एटम के न्यूक्लियस की बात करेंगे, ठीक है। डन। अब इसको डिटेल में जानने के पहले कुछ कुछ चीजें जो हैं, है ना, हम समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस किस चीज से बना है ना। उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या उसके अंदर होता है। तो हम लोग एटम में ही ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, हम लोग को आइडिया है कि एटॉमिक न्यूक्लियस के भीतर में दो चीजें होती है। एक तो होती है हमारा प्रोटॉन और दूसरा होता है हमारा न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। कोई दिक्कत अब तो? क्या क्या होता है बेटा? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। क्लियर है? डन। वेरी गुड। अब देखो यहां पर क्या होता है बेटा, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है ई के बराबर, है ना। जबकि न्यूट्रॉन पे चार्ज की अगर बात की जाए तो क्या होता है? ये नील होता है, नो चार्ज, न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और अगर मैं मास की बात करूं, बताओ बेटा, मास roughly 2000 times mass of electron. एग्जैक्ट वैल्यू बताओ ना केजी में। That I don't remember. चौराना, है ना। अब लिखो बेटा, लिखो 1.6726, लिखो 1.6726 इंटू 10⁻⁻⁻27 kg, है ना। ठीक है, ये लिखो, ठीक है। इसमें लिखो, जब इसके मास की बात आती है तो लिखते हैं 1.6749 इंटू 10⁻⁻⁻27, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये 26 यहां पर है और ये क्या है आपका 49। यानी मैं अगर बात की जाए हैवी और लाइट की तो ये जरूर बोल सकता हूं कि न्यूट्रॉन इज हैवियर देन द प्रोटॉन, ठीक है ना। कितना? ये लास्ट में 4 जो डिजिट है 26 है, यहाँ पर कितना है 49 है, बस इतना का डिफरेंस है। और उसमें पावर कितना है -20। तो बहुत कम का डिफरेंस है, लेकिन बोलने की बोला जाए कि अगर काउंट भारी है तो मैं जरूर बोलूंगा कि न्यूट्रॉन हैवी है, ठीक है। क्लियर है? प्रोटॉन लाइटर है ना। अदरवाइज बहुत अगर इतना अंतर नहीं पड़ रहा है तो दोनों की मास हम इक्वल मान सकते हैं, दोनों की मास इक्वल हम मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। हो गया क्लियर? अच्छा, अब जरा ध्यान दो, अब इलेक्ट्रॉन की अगर मास बोली जाए तो इलेक्ट्रॉन की मास जो होती है वो 10⁻⁻31 ऑर्डर में होती है ना। होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होती है 10⁻⁻31 kg के ऑर्डर में होती है, ठीक है। जो क्या है इससे क्या है बहुत कम है, बहुत कम है ना, बहुत कम है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत लाइट होता है इन कंपेरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन कंपेरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत ही लाइटर होता है। क्लियर है बाबू? लिख लो, लिख लो बेटा, इलेक्ट्रॉन ऑर्डर लिखो इसका 10⁻⁻31 kg, जैसा लिख लो।
लिख लिया। और अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू ही लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ इसको, लिख लो इसको, एग्जैक्ट वैल्यू लिख लो, चलो 9.11 कर दो। क्या कर दो? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखोगे? 9.11 इंटू 10⁻31 kg। क्या लिखोगे बेटा? ध्यान दो, पढ़ाई पे तो नंबर बहुत कम आ रहा है ना। 21 नंबर लेके आ रहा हो फिर भी क्लास में जाओ, है ना। क्लास में बिल्कुल बेटा ध्यान दो, घर में पढ़ाई पे ध्यान दो। टेस्ट में नंबर लेके आओ तो ठीक है, नहीं तो सब काम बेकार हो जाएगा, है ना। 9.11 इंटू 10⁻31 kg आपका आंसर आया ये, ठीक है। और ये बेटा मान लो डिफॉल्ट के हर संडे यहाँ पर टेस्ट होता ही होता है और आपको आना ही आना है, ठीक है। और ऑफलाइन टेस्ट ही देना है, ऑनलाइन की कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। और कोशिश करो जिस समय टेस्ट यहाँ पे हो रहा हो उसी समय सबके साथ टेस्ट दो, उसकी वैल्यू कुछ और होती है ना। आगे पीछे देने से उसका कोई वैल्यू कुछ और होती है। क्लियर हो गया बेटा? 9.11 इंटू 10⁻31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं अप टू हियर? डन। चलो तो ये लिख दिया आपने। इसके बाद लिखो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। हम लिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी लिखेंगे जो न्यूक्लियस से रिलेटेड होते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे तो न्यूक्लियस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं मैं वो बता दूं पहले। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी लिखो बेटा, न्यूक्लियॉन्स। सबसे पहले लिखो न्यूक्लियॉन। क्या लिख रहे हैं हम लोग? न्यूक्लियॉन्स लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? न्यूक्लियॉन्स लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बेटा? हम न्यूक्लियॉन्स लिख रहे हैं, है ना। क्लियर है? न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है मुझे समझना है ना। तो मैं बता दूं आपको कि जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है उसको हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं, उसको हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं, ठीक है। आइदर प्रोटॉन हो या उससे हमें कोई मतलब नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस क्लास में कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज हैं, मुझे गर्ल्स और बॉयज से कोई मतलब, मैं क्या बोलूंगा? स्टूडेंट्स। मैं क्या बोलूंगा? स्टूडेंट्स बोलूंगा, है ना। स्टूडेंट जैसे ही मैं बोलूंगा इसका मतलब ये हुआ कि मैं सबकी बातें कर रहा हूं, गर्ल्स हो या बॉयज, उससे हमें कोई लेना देना। कॉमन वर्ड क्या यूज करेंगे? स्टूडेंट। ठीक उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, मैं अगर न्यूक्लियॉन बोल दिया तो समझ लो कि दोनों की बातें हो रही है ना। न्यूट्रॉन की बात हो रही है और प्रोटॉन की भी बात हो रही है, ठीक है। तो लिख लो न्यूक्लियॉन, है ना। लिख लो न्यूक्लियॉन्स। क्या लिखोगे? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना, कंबाइनली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। लो The protons and लिख लो, neutrons present within the nucleus are लिख लो, collectively known as nucleons. Can you spell that? लिखो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अगला लिखो एटॉमिक नंबर। अगला लिखो एटॉमिक नंबर। नाउ व्हाट इज एटॉमिक नंबर? न्यूक्लियस के भीतर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसी को बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। और जेड क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट लिखो मास नंबर। नेक्स्ट लिखो मास नंबर। मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे
और ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, दोनों का सम दो, है ना, तो उसको हम बोलेंगे मास नंबर। तो अगर मुझे मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो क्या करेंगे, क्या करेंगे हम, ए माइनस जेड कर देंगे, निकल गया हमारा काम, हो गया। ए माइनस जेड करने से हमारा कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसमें हैं वो मुझे खूब आराम से निकल जाते हैं। सिमरन क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड। पुनीत क्लियर है बाबू? यस सर। है, सो जा बेटा तू, है ना, क्लास आना छोड़ ही दिया है, वीडियो ऑफ करना छोड़ ही दिया है, फिर बचा क्या? हाँ, है ना, है? सर डॉक्टर के पास जाना होता है सर, फिर टाइम नहीं होता आने का। ओह, तो ये तो मैंने नया फंडा सीखा भाई, डॉक्टर के पास जाना होता तो वीडियो ऑफ करके पढ़ना पड़ता है, ऐसा भी रूल है। सब लोग हंस रहे हैं भाई, तुम्हारे सर्कल लोग, तुम्हारे दोस्त लोग हंस रहे हैं कि सर ऐसा तो रूल नहीं सुना मैंने, पता नहीं नया रूल आया हो, है ना, पुनीत लॉ है, नया खुल गया क्या ऐसा? भाई डॉक्टर के पास जाना रहेगा तो वीडियो ऑफ करके पढ़ाई करेंगे, ऐसा भी होता है क्या? सर बायोलॉजी में ऑलरेडी मेरा स्क्वायर है। बायोलॉजी में ऑलरेडी सर मेरा स्क्वायर है। स्क्वायर एक था ना सर, 10 यूनिट स्क्वायर, 10 वही बोल रहा है। क्या बायोलॉजी में ऑलरेडी तुम्हारा स्क्वायर है? है ना, आप लिखो न्यूक्लियर मास लिखो। पुनीत अब तो वीडियो ऑन कर लो बाबू, पढ़ना है तो, है? लिखो बेटा न्यूक्लियर मास लिखो। अब न्यूक्लियर मास क्या होगा, यानी कि न्यूक्लियस की मास की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, जब पूछूंगा बेटा तब बताना, और उसमें जरूर बताना, है ना। न्यूक्लियर मास किसको बोलेंगे, जब न्यूक्लियस की मास कितनी होती है, तो न्यूक्लियस की मास कितनी होगी, तो उसमें के अंदर है क्या क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, तो दोनों को ऐड कर दो, टोटल न्यूक्लियस का मास निकल गया, है कि नहीं। तो न्यूक्लियर मास का मतलब ये हो गया कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों का मास निकालो, है ना, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, है ना, तो क्या हो जाएगा, टोटल न्यूक्लियस का मास हो जाएगा, है ना। हो बेटा, ये मास नंबर है बेटा, मास नंबर अलग चीज है, मास नंबर अलग चीज है और मास अलग चीज है, ये आपको ग्राम में बताया जाएगा, और ये नंबर है, ये आपका नंबर है ना। हाँ, आपकी उम्र अलग है, आपका मास अलग है कि नहीं? नहीं, हाँ समझ में आई बात, आपकी उम्र अलग होती है और मास अलग होती है, दोनों में कोई लेना देना नहीं है, अलग अलग चीज है। वैसे यहाँ पे मास नंबर क्या है आपका, ये नंबर है, जो उसके अंदर कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन नंबर में बताओ, 10 है, 20 है, 40 है, जो भी है। मास में क्या बताएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, टोटल जितने प्रोटॉन है उसका मास प्लस न्यूट्रॉन जितना है उसका मास, सबको ऐड कर दो, तो वो जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, वो निकल के आएगा आपको न्यूक्लियर मास निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, न्यूक्लियर मास निकल के आएगा। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। चलो हो गया, इसके बाद अगला लिखो बेटा, अगला लिखो न्यूक्लाइड, लिखो लिखो न्यूक्लाइड, लिखो न्यूक्लाइड, NUCLID, NUCLID, न्यूक्लाइड। न्यूक्लाइड क्या होता है बेटा, न्यूक्लाइड आपको किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। न्यूक्लाइड मतलब क्या होता है, न्यूक्लाइड मतलब किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए कोई एलिमेंट है,
तो उसका हम पहले सिंबल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले सिंबल लिखेंगे, है ना। और उसके फुट में हम क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर लिखेंगे, है ना। और माथे पे क्या लिखेंगे? मास नंबर लिखेंगे। तुम ऐसे क्रॉस भी लिख सकते हो, या कभी कभी कोई ऐसे भी लिख देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है? दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान ले जाए मैं लिख दिया हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। मास नंबर कितना हो गया? 3। ऐसा लिख दिया, है ना। क्या लिख दिया? 2 3 H। ठीक है ना। एक न्यूक्लियस है ना। हाँ ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ कोई दिक्कत अब तो है यार किसी को भी? चलो ये हो गया, न्यूक्लाइड लिख गया बेटा। अब इसके बाद कुछ टॉपिक और लिखेंगे, इसी में लिखते चलो। अब लिखो आइसोटोप्स, लिखो बेटा। क्या लिखो? आइसोटोप्स। लिखो बेटा आइसोटोप्स। आइसो का मतलब क्या होता है बेटा? सेम। टॉप मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन। यानी आइसोटोप्स हम किसको बोलेंगे? जेड सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, और ए क्या हो जाए? डिफरेंट, है ना। ऐसा में यानी कि एटॉमिक नंबर सेम और क्या हो, है ना। ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, उसको बोलेंगे आइसोटोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आइसोटोप बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है बेटा? No, sir. है? Yes, sir. वेरी गुड। चलो लिखो बेटा, यहां से लिखो, लिख लो पहले, लिखो ये क्या बेटा? इसको हम प्रोटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटियम बोलते हैं, या प्रोटॉन बोल सकते हैं। 1H1 सॉरी, क्या बोलते हैं? 1H1, इसको प्रोटियम बोलते हैं। दूसरा होता है ड्यूटेरियम होता है ना। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम बोलते हैं। तो दोनों गेट क्या हो गया? सेम, और ए क्या हो गया? डिफरेंट। तो दोनों क्या कहलाएंगे? आइसोटोप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दोनों आइसोटोप कहलाएंगे। ठीक है, अगला लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखो आइसोबार। लिखो नेक्स्ट, लिखो आइसोबार। बेटा पानी बोतल है यहाँ पर, लिखो बेटा आइसोबोर। लिखो आइसोबार। नेक्स्ट लिखो आइसोबार, लिखो बेटा, है ना। लिखो आइसोबार। ठीक है, बार का मतलब क्या हो गया? एक, है ना। यानी क्या हो गया बेटा अब आपको? अब यहाँ पर क्या हो गया? जेड हो गया डिफरेंट, और ए हो गया सेम आपका। क्या हो गया? जेड डिफरेंट हो गया, ए क्या हो गया? सेम हो गया। ए क्या हो गया? सेम हो गया। अब सभी लोग सोचो क्या क्या, खुद लोग पहले खुद से लिखो अपने आप, फिर मैं मिलाऊंगा क्या है क्या लिखा है। हाँ खुद से लिखो, आइसोबार लिखो, क्या क्या होगा। सभी लोग लिखो, खुद से लिखो एग्जाम्पल।
सर कैल्शियम और नहीं आर्गन और कैल्शियम हाइड्रोजन से बात करें तो हाइड्रोजन से बात कैल्शियम और आर्गन नहीं मिला? सर नहीं है क्या मिला? कैल्शियम और आर्गन बहुत से हो सकते हैं। हाँ और पोटेशियम तो बीच में 39 होता एक ये लिख लो, है ना? क्या हो गया? ट्राइटियम, है ना? और क्या हो गया? हीलियम, है ना? एक तो ये हो गया, ठीक है? खुद से करो ना। अच्छा ठीक है सल्फर एंड क्लोरीन, है ना? दोनों का सेम, इसलिए क्या होगा? आइसोबार कहलाएंगे, ठीक है? क्या बोल रहे हो? सल्फर का मास 32 किसमें? सल्फर का मास मास नंबर लिखो, मास नंबर लिखो। 37 है ना? 37 मास नंबर। अब ये क्या यहाँ पर आर्गन और कैल्शियम दोनों का क्या है? जेड डिफरेंट है लेकिन ए सेम है। नहीं मेरी आइसो ज्यादा न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन तो 16 ही नहीं, प्रोटॉन 16 ही नहीं, न्यूट्रॉन ज्यादा। क्लियर हो गया? यस आइसोबार हो गया। अब लिखो आइसोटोन। ये क्या होते हैं बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, है ना? क्या होते हैं? कैपिटल एन सेम होते हैं। क्या होते हैं बेटा? लिखो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एन सेम। एन मतलब क्या हो गया? ए माइनस जेड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ए माइनस जेड की बात हो रही है, ठीक है? एग्जाम्पल में लिख लो बेटा। क्या हो गया बेटा? क्लोरीन में कितना हो जाएगा? 37 माइनस 17, है ना? 20 आ गया। और पोटेशियम में कितना हो? 39 माइनस 19 कितना हो गया? अगेन 20 हो गया, है ना? उतार लो, उतार ले बेटा सब लोग। चलो यस सर। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो आइसोमर्स। आइसोमर्स केमिस्ट्री क्लास नहीं हुई ना, इसलिए मैंने केमिस्ट्री ले लिया आज, है ना?
हाँ very good. तो क्या हो गया, क्या हो गया बेटा आपको? सेम एनर्जी आइसोमर्स का मतलब क्या हो गया? Same energy. यूज कर लिया, क्लियर है? नो प्रॉब्लम किसी को भी अप टू हियर? एनी डाउट? वेरी गुड. तो ये हो गया हमारा एनर्जी का यूनिट और उसका, है ना? नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखो न्यूक्लियर साइज. नेक्स्ट लिखो न्यूक्लियर साइज. अब न्यूक्लियर साइज क्या होगा? तो देखो न्यूक्लियर साइज मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस का साइज. न्यूक्लियस मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस की साइज की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? न्यूक्लियस की साइज की बात हो रही है. करेक्ट है ना? तो न्यूक्लियस की साइज की जब बात हो रही है हमें, जब हमें न्यूक्लियस की साइज की बात हो रही है हमें, तो उसमें न्यूक्लियस में होता क्या क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना? और न्यूक्लियस को मैंने बता रखा है आपको कि एटम के भीतर जो आपका न्यूक्लियस का साइज होता है उसका कोई भी बाउंड्री नहीं होता है ना? ऐसा नहीं कि ये दीवार पड़ गया यहाँ पे रूम के अंदर हो गया, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है. इसमें अंदर ये है कि भाई पिकनिक जैसा है, पार्क में गए, जितनी फैमिली मेंबर उसके हिसाब से आपने, है ना, स्पेस ले लिया, कवर कर लिया, है ना? वैसे यहाँ पर है. तो न्यूक्लियस का साइज जो है वो डिपेंड करता है कि न्यूक्लियॉन्स कितने हैं. क्या है? न्यूक्लियॉन्स कितने, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टोटल मिलकर के कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा. अगर ज्यादा है तो ज्यादा स्पेस लेगा, कम है तो कम स्पेस लेगा. यानी इट विल डिपेंड ऑन द ए मास नंबर पे. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा, यानी कि कैपिटल ए पे डिपेंड करेगा, है ना? तो अब इसकी जो वॉल्यूम होगी, मान लीजिए इसका रेडियस अगर आर है तो इसकी वॉल्यूम जो होनी चाहिए 4/3 पाई आर की, जो स्पेस लेगा, क्योंकि वो तो 3D में चलेगा ना बेटा, वहां पे अंदर में, है ना? तो जो वॉल्यूम स्पेस लेगा 4/3 पाई आर क्यूब, जब हम आर को मान लिया रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, तो ये डिपेंड करेगा किस पे? ए पे. किस पे डिपेंड करेगा? तो यहां से क्लियर हो गया बेटा कि आर इज क्यू इज डायरेक्टली तो क्या हो जाएगा? 3/4 पाई इंटू ए, है ना? और इसको मैं अगर जो हटाऊंगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, एक आएगा कांस्टेंट, है ना? ठीक है. और यहां से ये कांस्टेंट है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं सिंपल कि आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको अनदर कांस्टेंट मान लो. इसको क्या मान लो? अनदर कांस्टेंट मान लो. इसको मैं आर नॉट मान लेता हूं. क्या आर नॉट मान लो. ये क्या हो जाएगा? ए टू द पावर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? है ना? देख लो ये आर नॉट वेयर, ये क्या हो गया आपका? लिख लो यहां वेयर आर नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 टाइम्स ऑफ के बाई 4 पाई के पावर 1/3, है ना? ये जो 3 आएगा, इसको क्यू रूट लेने के बाद उसकी जो वैल्यू आएगा उसको मैंने आर नॉट माना हुआ है. ठीक है, उसको मैंने आर नॉट माना हुआ है. ठीक है. और यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू अगर मैं वैल्यू पुटअप करके निकाल ही लूं तो आर नॉट की वैल्यू आ जाती है 1.2 फर्मी मीटर. क्या जाती है? आर नॉट की वैल्यू आ जाती है 1.2 फर्मी मीटर आ जाती है. हाँ -12 15. पीको मतलब -12, फर्मी मतलब -15. क्लियर है बेटा? नो प्रॉब्लम अब तो यार किसी को दिक्कत? तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया कि न्यूक्लियस का रेडियस क्या होगा, है ना? किस पे डिपेंड करेगा?
a टू द पावर 1/3, a टू द पावर मास नंबर पे पावर 1/3 पे उसका रेडियस डिपेंड करेगा। ठीक है, अब मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होगी, न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होगी मैं वो जानना चाह रहा हूं। तो लिखो बेटा न्यूक्लियर डेंसिटी, लिखो लिखो बेटा न्यूक्लियर डेंसिटी। अब आपको पता है डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। न्यूक्लियर मास लेंगे, क्या लेंगे हम? मास बाय वॉल्यूम। तो पूरे न्यूक्लियस का मास कितना होगा? तो न्यूक्लियस के अंदर है क्या क्या? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वही लेना पड़ेगा मुझे, है ना। तो क्या लेना पड़ेगा? मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जेड, है ना, इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू ए माइनस जेड, ऐसा लिखूंगा मैं। ये आगे टोटल मास डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? वॉल्यूम 4/3 पाई आर की। अच्छा अब देर ध्यान दो बेटा, यहाँ पे अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, ठीक है, आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास डिफरेंस तो होता है, लेकिन अगर बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा हूं तो मैं इक्वल मान सकता हूं। तो अगर मैं दोनों का मास कॉमन मान लू स्मॉल m, मास ऑफ न्यूक्लियन बोल दू, क्या बोल दू? मास ऑफ न्यूक्लियन, मतलब दोनों को बराबर मान लिया। तो अगर मैं m मान लू तो m कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? z इंटू ए माइनस जेड, यानी क्या हो जाएगा? m इंटू ए हो जाएगा। हो जाएगा ना। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यू। तो यहां से अच्छा आर क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? आपको पता है यहाँ पे आर क्या होता है बेटा? आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू एट पावर 3 होता है। इसको क्यूब कर दो तो क्या हो जाएगा? आर नॉट क्यूब इंटू ए आ जाएगा, यस और नो? आ जाएगा, क्लियर है बेटा? तो यहां से ए और ए क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये घूम फिर के क्या आ गया? 3/4 पाई आर नॉट क्यू एम, ऐसा आ जाएगा, यस और नो? ये आ गया आपको। यहां पर एम क्या है? मास ऑफ वन न्यूक्लियन और 4 पाई आर नॉट क्यू। अगर मैं इसकी वैल्यू पुटअप कर दूं, है ना, अगर मैं सबकी वैल्यू पुटअप कर दूं तो इसकी वैल्यू आ रही है करीब करीब 2.30 इंटू 10 टू द पावर 70 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कितना होती है? 2.30 इंटू 10 पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर है ना। अब आपको लगता होगा कि लोहा बहुत भारी होता है ना, बहुत डेंस होता है इसलिए, लेकिन मैं बता दूं कि वो सब इसके चक्कर में कुछ नहीं है। वो सब के चक्कर में, है ना, वो सब की तुलना इससे कुछ नहीं है। ये बहुत हैवी है ना। इसमें जो होता है आपका वाटर का जो होता है वो 10 पावर 3 ऑर्डर होता है। वाटर का डेंसिटी क्या है? 10 पावर 3। ऐसा कितना है? 10 पावर। तो न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होता है ना, वो बहुत ही हाईएस्ट होता है ना। क्या होता है? और देखने में वो दिखेगा नहीं, देखने में दिखेगा भी नहीं, लेकिन डेंसिटी के मामले में सबको पीछे छोड़ देता है। सर किस एलिमेंट का है? ये हाँ, अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पुनीत? किस एलिमेंट का है? वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एटॉमिक नंबर से मास, सॉरी, मास नंबर से मुझे एलिमेंट निकल रहा था, लेकिन यहाँ ए और ए का है कैंसिल। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी एलिमेंट के लिए ये सेम रहता है, यानी कि कोई भी एलिमेंट का न्यूक्लियस का अगर डेंसिटी निकाला जाए
तो वो क्या रहेगा, सेम ही रहता है। क्या रहता है, सेम ही रहता है ना। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एलिमेंट, है ना, बिकॉज ए गेट्स कैंसिल्ड है। ठीक है, क्लियर है, उतार लो बेटा, उतार लो अच्छे से। लिख लिया, लिख लिया बेटा सभी लोग, है ना। लिख लिया, चलो अब नेक्स्ट लिखो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। लिखो बेटा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, देखो कैसे हुआ था यहाँ पर, देखो ये एक चैम्बर लिया, क्या लिया, चैम्बर लिया, है ना, और यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक हमने ये लेड ब्लॉक लिया हुआ है हमने, और ये पोलोनियम है। क्या बेटा, पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम से, पोलोनिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये क्या करता है, ये अल्फा पार्टिकल को रिलीज करता है। क्या करता है ये, अल्फा पार्टिकल जब लेड ब्लॉक से क्रॉस करता है, जब क्या करता है, लेड ब्लॉक से जब पास करता है ना, तो यहाँ पर एक हमने पैराफिन स्लैब डाल रखा है। ठीक है, पैराफिन स्लैब डाल रखा है। ओके, समझ में आई बात, है ना। तो यहाँ कुछ पार्टिकल निकल रही थी ऐसे, और यहाँ पर जो पार्टिकल निकली वो प्रोटॉन दिख रहा था। क्या दिख रहा था, प्रोटॉन दिख रहा था। ठीक है, यहाँ पर हमने डिटेक्टर लगा रखा था। जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, तो जो पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल निकला, वो लेड ब्लॉक से पास होकर के, है ना, पैराफिन स्लैब से जब पास हुआ तो प्रोटॉन निकला। अब हुआ यूं कि यहाँ पर जो पार्टिकल था उसको चेक किया गया कि आखिर ये क्या है, तो इसका सब कुछ सेम मिल निकल रहा था प्रोटॉन की तरह, है ना। तो लगा कि ये प्रोटॉन ही होगा, प्रोटॉन पैराफिन स्लैब से प्रोटॉन निकल रहा होगा। लेकिन एक मेजर डिफरेंस निकल गया, वो ये निकल गया, यहाँ पर जो पार्टिकल है वो न्यूट्रल है, जबकि यहाँ पर जो पार्टिकल है वो क्या है, +1 e के बराबर है। दोनों पार्टिकल के चार्ज में डिफरेंस दिखा, है ना। इसका मतलब ये हुआ, जब दोनों ये पार्टिकल, यहाँ पर पार्टिकल और यहाँ पर पार्टिकल में डिफरेंस दिखा, डिफरेंस दिखा, तब ये लगा कि इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है, यानी ये प्रोटॉन नहीं है, इसका मतलब ये प्रोटॉन नहीं है ना, बिकॉज चार्ज में डिफरेंट है, मास सब कुछ सेम है ऑलमोस्ट सब कुछ, बट चार्ज डिफरेंस है, तो इसको हम प्रोटॉन नहीं बोल सकते। तो इसलिए चैडविक ने इसको नाम दे दिया न्यूट्रॉन। क्या नाम दे दिया, इसको अलग पार्टिकल की तरह ट्रीट किया, और चैडविक ने इसको नाम दिया न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया, और इस तरह से न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया। इस तरह से क्या हो गया, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद लिखो,
इसका देखो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन जब डिस्कवरी हो गया तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी मुझे वो भी जानना चाहिए, है ना। तो लिखो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख लो, है ना। पहला लिखो बेटा, सबसे पहला लिखो लिखो न्यूट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल। लिखो न्यूट्रॉन इज एन एलिमेंटरी पार्टिकल present in the nuclei of all elements except हाइड्रोजन, है ना। भाई साहब नोट करने वाली बात है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, लेकिन उसके अलावा सारे एलिमेंट में होते हैं। क्लियर है? चलो सेकंड लिखो बेटा। सर पहले एक बार रिपीट करना। न्यूट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। लिख दिया? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लिख लो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल and slightly heavier than that of proton, and slightly heavier than proton। ठीक है बेटा, है ना। थर्ड लिखो लिखो न्यूट्रॉन इज स्टेबल इनसाइड द न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस के अंदर है न्यूट्रॉन तो स्टेबल है ना। न्यूट्रॉन इज स्टेबल इनसाइड द न्यूक्लियस, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। लिखो बट इट इज अनस्टेबल outside the nucleus, but it is unstable outside the nucleus। नेक्स्ट लिखो बीइंग न्यूट्रल। हो गया? उसका अगला करो। फोर्स पूरा हो गया? Being neutral become zero। फोर्स पूरा हो गया इससे? उसके पहले वाला चैप्टर करो। हाँ इसी से लिखो बेटा बीइंग न्यूट्रल। हाँ बीइंग न्यूट्रल दे डू नॉट इंटरैक्ट विथ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। उससे इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि न्यूट्रल है ये। दे डू नॉट इंटरैक्ट विथ इलेक्ट्रॉन्स, सो न्यूट्रॉन्स हैव लो आयोनाइजिंग पावर। इसलिए न्यूट्रॉन का आयोनाइजिंग पावर क्या होगा? लो, क्योंकि ना ही इलेक्ट्रॉन ये खींच सकता है ना ही किसी को दे सकता है ना। तो आयंस बनाने का काम ये नहीं करेगा बेटा। फिफ्थ लिखो बीइंग न्यूट्रल लिखो फिर से बीइंग न्यूट्रल they are not repelled or attracted by, being neutral
they are not repelled or attracted by the nucleus and the electrons, by the nucleus and the electrons of an atom. तो क्या होगा बेटा, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से ये इंटरफेयर नहीं करता है, इंटरेक्ट नहीं करता है, ना अट्रैक्ट होता है ना रिपेल होता है। तो इसलिए ये कोई भी न्यूट्रॉन से अगर किसी पे बम्बार्ड कर दोगे तो वो एटम के अंदर इजीली पेनिट्रेट कर जाता है, क्योंकि उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है ना। तो लिखो बेटा, इसी में लिख लो, इजीली पेनिट्रेट, नहीं इसी में लिखो, इसी में लिखो, दे कैन इजीली पेनिट्रेट heavy nuclei and they can easily penetrate heavy nuclei heavy nuclei and induce nuclear reactions इसे क्या करता है, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस करता है, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस करता है। क्लियर है? डन, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। 6th लिखो पॉइंट, 6th लिखो बेटा, दे इंड्यूस, लिखो, दे इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी इन मेनी एलिमेंट्स, और टर्बो पे है ना, दे इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी इन मेनी एलिमेंट्स। न्यूट्रॉन क्या करता है, रेडियो एक्टिविटी मैं पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में क्या होता है, ये टर्बो पे इंड्यूस करता है इन मेनी एलिमेंट्स, ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, 7th लिखो बेटा, इन हेवियर न्यूक्लियाई, 7th हो, इन हेवियर न्यूक्लियाई the number of neutrons is more than सर एक काम करिए आप, more than that of protons, protons being positively charged, नहीं सुनो, protons being positively charged repel each other and in order to maintain stability of the nucleus, more neutrons become necessary for heavier nuclei, more neutrons become necessary for heavier nuclei। अब देखो बेटा क्या होता है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझो बात को। मान लिया जाए न्यूक्लियस है कोई, रहा था, मैं क्या बोल रहा था बेटा, देखो ध्यान दो यहाँ पे, है ना, तो 7th पॉइंट मैं 7th पॉइंट समझा रहा था, है ना, कि आखिर मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या बोल रहा हूँ समझो बेटा, है ना, ठीक है, यहाँ पे कोई है जो
देखो यहाँ पे मान लिया जाए न्यूक्लियस के भीतर बेटा ये एटम है तुम्हारा और ये न्यूक्लियस है, ये एटम है और ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब जरा बात को समझना बेटा, न्यूक्लियस के अंदर मान लीजिए प्रोटॉन है ना, अब इसका एटॉमिक नंबर मान लिया जाए कि 20 सपोज, तो 20 इसमें क्या होगा, 20 इसमें प्रोटॉन होंगे, तो पी पी करके प्रोटॉन 20 कर दिया गया। अब एक प्रोटॉन की अगर मैं चर्चा करूं तो इस प्रोटॉन को 19 पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा इसको, 19 पॉजिटिव चार्ज मिलकर के इसको रिपेल करेगा। तो चलो कोई बात नहीं, झेल गया है ना, Sorry, Jenny, what? मान ले जाए झेल गया है ना, इसके अंदर ही रह गया। लेकिन अगर ये बढ़कर के 100 एटॉम पर आ जाए तो अब क्या करेगा, 99 पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा। अब तो फोर्स ज्यादा हो गया, अब तो क्या होगा, अब तो ये इसको रिपेल कर देगा, ऐसा पॉसिबल है ना, है प्रोटॉन 100 प्रोटॉन इतने छोटे जगह पे है और 99 प्रोटॉन एक प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है, तो ये तो मुश्किल हो गया फिर वहां पे रहना, है ना। तो इसलिए होता क्या है, लेकिन फिर भी रहता तो न्यूक्लियस के अंदर ही है। क्यों रहता है, उसका कारण ये है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से बढ़ते जाता है ना। तो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ गया तो क्या हुआ, इसके बीच में क्या हो गया, न्यूट्रॉन 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 ज्यादा हो गया। तो जब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बीच में आ गया तो उसका रिपल्सन को क्या कर दिया, डाउन कर देता है ना। डाउन करने से क्या होता है, फिर तो फोर्स इतना इफेक्टिव नहीं होता कि इसको बाहर कर दे, कम कर देता है, जिसके वजह से न्यूक्लियस के भीतर सारे न्यूक्लियॉन्स स्टेबल रह जाते हैं। क्लियर है ना, इसलिए बहुत जरूरी है ना। क्लियर हो गया, चलो तो ये तो हो गया हमारा न्यूट्रॉन्स का प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, क्या होता है न्यूट्रॉन्स का प्रॉपर्टी। अब जरा एक बात समझना यहाँ पे मजा है कि ये रिपेल कर रहा है प्रोटॉन प्रोटॉन अगर जो, ठीक है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन अगर रिपेल कर रहा है तो ये बाहर होने की संभावना तो अभी भी है ही, है ना। मान लीजिए न्यूट्रॉन बीच में आ भी गया, ठीक है, लेकिन फिर भी रिपेल तो कर ही रहा है? तो इसको फिर भी इतनी छोटी जगह में जकड़ के रखने वाला कौन है, कोई ना कोई होना चाहिए, है ना, जो दूर दूर न जाने दे, उसको बांध के रखने वाला काम कर रहा है ना। तो क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स है वो सारे न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक अक्ष से फोर्स लगते रहता है जो उसको बाइंड करके रखने का काम करता है ना, अट्रैक्टिव नेचर का, किसका नेचर का, अट्रैक्टिव नेचर, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, है ना। तो लिखो बेटा, अगला टॉपिक लिखो न्यूक्लियर फोर्स लिखो। सर टॉपिक लिखो बेटा न्यूक्लियर फोर्स, है ना, क्या लिख रहे हो, न्यूक्लियर फोर्स लिखो बेटा। किसको बोला मैंने न्यूक्लियर फोर्स, अलग टॉपिक होगा, न्यूक्लियर फोर्स अलग टॉपिक लिखो, है ना। और इसको लिखो, है लिखो द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, लिखो द स्ट्रॉन्ग लिखो द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, हाँ इंटरेक्शन
the strong attractive interaction acting between the nucleons is called nuclear force. It's called nuclear force. Nucleons is called nuclear force. Between the nucleons is called nuclear force that binds the proton and neutrons, that binds the protons and neutrons together, that binds the protons and neutrons together inside a tiny nucleus, है ना? ये कौन है? ये आपका न्यूक्लियर फोर्स ही है जो एक टाइनी न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाइंड करके रखने का काम करता है। अब बोलो सर ये जो है पहले भी तो कर रहा होगा। यस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इनके बीच में मास भी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, है ना? लेकिन अगर मैं रेशियो की बात करूं तो बेटा लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स इज टू इलेक्ट्रिकल फोर्स इज टू न्यूक्लियर फोर्स, है ना? लिख लो। इसका रेशियो जो होता है 1:10⁻36:10⁻38। बस में आ गया? अब देखो, अब ग्रेविटेशनल का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई साहब, बात ही करना बेकार है और रहने दो तो ज्यादा अच्छा है ना? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? 10⁻36 और न्यूक्लियस क्या है? उससे भी 100 गुना ज्यादा है ना? तो ये न्यूक्लियर फोर्स जो होता है बेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इन केस बोल सकते हो कि पूरे दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स यही है ना? जो तुम लोग थप्पड़ ऊपर मारते हो उसका कोई वैल्यू नहीं है ना? ठीक है ना? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो फोर्स न्यूक्लियर फोर्स है ना, वो मेन है। ठीक है? तो क्या करो, किसी पर न्यूक्लियर फोर्स लगा दो, है ना? तब मानो कि मोटा मोटी अब फोर्स लगाया है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। ठीक है? अब सुनो, अब समझ में आ गया न्यूक्लियर फोर्स, है ना? कि ये इतना स्ट्रांग होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को भी वो क्या करे, वो ओवरकम करके उसको बाइंड करने का काम करता है। क्लियर है? डन? चलो इसके बाद लिखो बेटा, अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, है ना? तो सबसे पहला लिखो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरैक्शन। पहला लिख लो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरैक्शन, यानी जो फोर्स है बेटा न्यूक्लियर फोर्स वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ना? ग्रेविटेशनल ले लो, इलेक्ट्रिकल ले लो या न्यूक्लियर ले लो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा? न्यूक्लियर फोर्स होता है। ठीक है? क्लियर है? नो प्रॉब्लम? चलो सेकंड लिखो बेटा शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स। दूसरा लिखो शॉर्ट रेंज फोर्स। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट रेंज फोर्स क्या होता है बेटा? जिसका रेंज क्या हो, शॉर्ट, कम। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये जीरो कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे, यानी ये फोर्स इन्फिनिटी तक लगाता है। ये फोर्स कहां तक लगाता है? इन्फिनिटी तक लगाता है, यही मान लो। ठीक है? लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी? न्यूक्लियर फोर्स की, तो ये ऐसा फोर्स नहीं है। ये फोर्स लगाता है बहुत छोटी जगह में। वैसे ही तुमको पता है बेटा कि पूरा न्यूक्लियस का रेडियस ही होता है किस ऑर्डर में?
-15 मीटर में मैंने बता रखा है आपको, और उसके अंदर बहुत सारे हैं, तो सोचो उनके बीच में गैप कितना है ना, है तो उतना ही फोर्स लगा पाएगा, उससे थोड़ा भी दूर हो गया तो न्यूक्लियर फोर्स लगना बंद हो जाता है। न्यूक्लियर फोर्स बहुत दूर तक न्यूक्लियस के भीतर, उसमें भी क्या है, बहुत नजदीक वाले पे लगाता है। ऐसा नहीं कि एक ये छोर पे, एक ये छोर पे, इस पे लगा देगा फोर्स, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, लिख दिया। अगला लिखो बेटा, अगला लिखो, वेरिएशन विथ डिस्टेंस, वेरिएशन विथ डिस्टेंस, वेरिएशन विथ डिस्टेंस लिखो, इसका एक ग्राफ बनाओ। ऐसा बनाओ बेटा, यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी है और ये आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पर है, इसको बोलते हैं आर नॉट, इसको बोलते हैं आर नॉट। क्लियर है। अब आपको बता रखा है कि नेगेटिव पोटेंशियल मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन है, और पॉजिटिव मतलब क्या होता है, रिपल्सन। तो यहां पर क्या है, यहां पर फोर्स क्या है आपका, रिपल्सिव फोर्स है, जबकि यहां पर क्या हो जाएगा आपका, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मतलब क्या हो गया, बाइंड करके रखा हुआ, यानी दोनों को क्या है, अट्रैक्ट कर रहा है। फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स, और पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, रिपल्सिव फोर्स। लिख लिया। चलो नेक्स्ट लिखो बेटा, फोर्थ लिखो, चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर, चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। चार्ज मतलब क्या हो गया, कि चार्ज पे ये डिपेंड नहीं करता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता ये, समझ में। चार्ज पे डिपेंड नहीं करने का मतलब क्या हो गया, चार्ज पे डिपेंड नहीं करने का मतलब ये हो गया सीधा सीधा, कि न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ऐसा कुछ है ना, तो न्यूक्लियर फोर्स जो एक्ट करेगा, तो ये पॉजिटिव बिट और ये क्या है, न्यूट्रल। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के होगा, है ना, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स होगा, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स होगा, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स होगा, वो सारे सेम होंगे। वो सारे क्या होंगे, जीरो चार्ज है या दोनों पॉजिटिव है, या दो एक पॉजिटिव एक जीरो है, उससे कोई लेना देना, चार्ज से उसको कोई मतलब नहीं होता है, कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो। क्या होता है बेटा, ये आपका चार्ज से कोई मतलब इसका नहीं होता, चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है ये। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में वही फोर्स होगा जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में होगा, वही फोर्स होगा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स होता है, सारे सेम होते हैं। क्या होते हैं, सारे सेम होते हैं। क्लियर है बेटा, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट लिखो, सैचुरेशन इफेक्ट, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाँ प्रॉपर्टी लिखो, सैचुरेशन इफेक्ट। नेक्स्ट लिखो, सैचुरेशन इफेक्ट। लिखा बेटा, हेलो, nucleons interact only with the neighboring nucleon,
यानी कि जो पास में है, देखो ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, तो इसके साथ तो लगाएगा फोर्स। नहीं सोचोगे तुम यहाँ पर इसके साथ लगाए, ऐसा पॉसिबल, सैचुरेट कर जाता है, इससे ज्यादा दूर नहीं लगाता वो। जो अगल बगल वाले हैं ना नेबरिंग, उसी पे लगाता है, बहुत दूर वाले पे नहीं लगाता है, सैचुरेट कर जाता है। नेक्स्ट लिखो बेटा, स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखो स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर। स्पिन किसको बोलते हैं? तो कोई भी पार्टिकल जो होता है बेटा, वो अपने इस तरह से घूमता रहता है, जैसे अर्थ घूमता है ना अपने एक्सिस पे, वैसे ही ये भी न्यूट्रॉन हुआ या कोई भी न्यूक्लियॉन्स अपने के घूमते रहता है, उसको बोलते हैं स्पिन, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? स्पिन। अब ये स्पिन पे भी डिपेंड करता है, मान लीजिए एक इधर घूम रहा है, एक इधर घूम रहा है ना? तो पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल हो सकता है। अब दोनों के केस में जो इंट्रैक्शन फोर्स होगा, जो न्यूक्लियर फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो लिख लो बेटा, स्पिन में लिख लो, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, the nuclear force between two nucleons having parallel spins is stronger than that of anti-parallel, है ना? यानी अगर पैरेलल है, यानी दोनों डायरेक्शन अगर सेम है, तो उनके बीच फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर एंटी पैरेलल है तो उन्हीं के बीच में फोर्स वीकर होगा। क्या होगा? वीकर होगा। ठीक है, सेवंथ लिखो बेटा, अगला लिखो, सेवंथ लिखो एक्सचेंज फोर्स। सेवंथ लिखो बेटा एक्सचेंज फोर्स। ठीक है, Sir, तो एक बेटा exchange जापान form. एक्सचेंज फोर्स है ना, Okay. ये क्या होता है? एक आपका साइंटिस्ट था जापान का, युकावा, क्या नाम था? युकावा। उनका कहना ये है कि जो पार्टिकल के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है, उसका रीजन क्या है कि दोनों पार्टिकल में से मास का एक्सचेंज होते रहता है। क्या होता रहता है? मास का एक्सचेंज होते रहता है, जिसके कारण ये एक दूसरे को बांध के रखते हैं, यानी कि दोनों के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगा रहता है। ठीक है, छोटा पार्टिकल है ना। ठीक है, जिसको नाम उन्होंने दिया मेजॉन। क्या नाम दिया? मेजॉन। ठीक है, हाँ, तो लिखो बेटा, राइट डाउन, लिखो लिखो लिखो, द न्यूक्लियर बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, लिखो, द न्यूक्लियर फोर्स, लिखो, द न्यूक्लियर फोर्स arises between two nucleons due to the constant exchange of particles, due to constant exchange of particles due to the constant exchange of particles called mesons. Called what? Mesons. MESONS. Oh, I heard that. क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, एट्थ लिखो, नेक्स्ट लिखो बेटा, नॉन सेंट्रल फोर्स। बस लास्ट कर दूं, छोड़ दूं? छोड़ दूं, चलो ये लिख लें, लिखो नॉन सेंट्रल फोर्स। नॉन सेंट्रल मतलब क्या होता है बेटा? देखो देखो, दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है, अगर दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगी,
तो उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, ये सब दोनों के पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग लगता है। लेकिन ये फोर्स ऐसा है जो इसके लॉन्ग नहीं लगता है, बल्कि वो ऐसे भी लगा सकता है, ऐसे भी लगा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको हम नॉन सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। क्लियर है? तो लिखो बेटा, लिखो, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, the nuclear force between two nucleons does not act along the line joining their centers. Does not act along the line joining their centers. क्लियर है बाबू? है तो जैसा आप लोग का आदेश वैसा छोड़ दिया जाए, है ना? लेकिन अब मुझे ये बताओ